जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज भी आप लोग के लिए क्लास रिकॉर्डेड ही दिया जा रहा। जल्द ही हम लोग कंटिन्यू लाइव क्लास ले लिया करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रही है और बाहर भी कहीं जाना है अभी, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, एक सूचना न्यू स्टूडेंट के लिए है। ये आपको पर डे आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ है 2024 दिसंबर में, 2 दिसंबर का, उसी शिफ्ट का एग्जाम है। वो भी शिफ्ट बाय शिफ्ट। आज ये तीसरा शिफ्ट का नहीं बोल सकते हैं, ये तीसरा शिफ्ट मंडे को लिया जाएगा और ये टोटल शिफ्ट से सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम आज प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोग को। और 25 क्वेश्चन है, क्लास शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जो 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले के चारों ओर घूमता है। एक बेलन का आयतन ज्ञात करना है, एक बेलन का आयतन ज्ञात करना जो 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के चारों ओर घूम रहा है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, हम फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। हाँ, देखिए ये मेरा बेलन है, ये मेरा क्या है? बेलन है। और इसमें बताया जा रहा है क्या? गोला है। इस तरह से मेरा क्या है? एक गोला है। थोड़ा सा फिगर मेरा खराब बन गया है। चलिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं गोला लेने का। ये गोला लेकिन बन नहीं पाएगा, उम्मीद तो बन जाना चाहिए। नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं। इस तरह से गोला बना हुआ है, इस तरह से एक गोला बना हुआ है। इसका शीर्ष इसी तरह होगा, इस तरह से गोला बना हुआ है, ठीक है ना। और गोले के चारों ओर घूमता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो गोला की त्रिज्या है वही इसका भी त्रिज्या है ना। त्रिज्या दोनों उसका समान हो गया। इसके बाद बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर और एच। लेकिन एच क्या होगा? आर तो पता है, लेकिन एच क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, ये एच, ये सॉरी, ये बेलन के लिए त्रिज्या है और ये बेलन के लिए त्रिज्या है। तो बेलन के लिए त्रिज्या नहीं, गोला के लिए त्रिज्या ये है और ये गोला के लिए त्रिज्या। और ये बेलन के लिए क्या बन गया? ऊंचाई बन गया। यानी 2.8 और 2.8, ये क्या बन गया? बेलन की ऊंचाई बन गया। तो पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे। आर का स्क्वायर 2.8 गुना 2.8 और गुना एच 5.6 ना। ये है। आप इसमें देखिए थोड़ा सा गुना करना कितना टफ हो रही है। थोड़ा सा टफ जरूर है आपको, लेकिन 7 से भाग लग जाता है, 56 में भी 28 में भी ना। तो 7 का गुणज या 7 से भाग देखिए नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? वो 22 है अंदर में ना, तो 22 यानी 11 दूना 22, 2 का भी होगा और 11 का भी होगा ना। 2 का देखिए सब है, लेकिन उसके बाद क्या? 11 का चेक करना। 11 से चेक कीजिए और देखिए कोई एक ऑप्शन है तो आंसर लगा देंगे। डबल ऑप्शन होगा तो आपको गुना करके भाग देना ही पड़ेगा ना। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 11 का विभाज्यता नियम है मेरे प्यारे बच्चों, एक तेरा और एक मेरा के योगफल बराबर हो, या दोनों का अंतर 0 हो, या दोनों का अंतर 11 के गुणज में आता हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम जोड़ के बताते हैं आपको। चलिए यहाँ 1 और 7 8 हुआ ना, और ये 8 8 कितना हो गया? 16 हो गया। चलिए 16, ये मेरे हिस्से में। आपके हिस्से में देखिए 3 + 9, 9 3 12 और 12 4 16। आपके हिस्से में भी 16 और मेरे हिस्से में भी 16, 16 16 बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये 11 से भाग लग रही है। आगे आप चेक कर लो। देखो 1 0 1 है ना, 1 और 8 कितना बना? 9 बन गया। चलिए 9 हो गया। अब इधर देखिए 4 और 9, 4 13, 13 4 17, 17 और 9 नहीं हुआ बराबर, और अंतर भी नहीं है। चलिए अगला चेक करते हैं। 3 और 8 कितना हो गया? 11। यहाँ देखिए 4 4 8 9 17 बराबर नहीं है, अंतर 11 भी नहीं, अंतर 0 भी नहीं। अगला चेक करेंगे। 6 8 14, 9 4 13 और 13 4 17, ये भी नहीं हुआ। यानी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। और कमेंट करके आप लोग गुना करके बताइए क्या सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यदि x y³ - 1 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, x जो होता है वो y³ - 1 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन तो यही बोल रहा है ना। इसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? तो x बराबर के भागा y³ - 1 कर लेते।
तथा y बराबर 3 होने पर x के सॉरी यहाँ पर x बराबर 6 था, टाइपिंग मिस्टेक है, x बराबर 6। तो x बराबर 6 है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है। तो x का वैल्यू 6 रखेंगे, के हमें चाहते हैं, के हमें वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू देखिए क्या है मेरे पास, 3, 3 का क्यों 27 और माइनस 1 26। तो के बराबर 26 गुना 6 मतलब 156 हो रहा है। इसके बाद क्या देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बोल रहा है y बराबर 8 होने पर x का मान क्या होगा। अब x का तो वैल्यू पूछ रहा है, x का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, x का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। ये क्या हो रही है, ब्लैक वगैरह नहीं सिलेक्ट है क्या? ओह, भी क्या, चलिए y का जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 8 दिया हुआ और x का जानना, तो x बराबर हम लोग क्या जानते हैं, x बराबर जानते हैं k का वैल्यू 156 है और k का y का वैल्यू हमें जानना है, y का क्यू माइनस 1, 8 का क्यू 512 और माइनस 1 यानी क्या हो गया 511। x का वैल्यू आंसर आ गया 156 बट्टा 511, 156 बट्टा 511, ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। हमें फिर से सेकेंड बार जो मान निकाले इस पे बैठा के निकाले, x का वैल्यू क्या रखे नहीं मालूम, x का वैल्यू चाहिए, k का वैल्यू निकाले 156 156। अब y का क्यू माइनस 1, तो y का वैल्यू 8, 8 का क्यू 512 और माइनस 1 यानी कितना हो गया 511 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, लोहे के एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार में ढाला गया है। अर्धगोला को पिघलाकर लंबवृत्तीय एक बेलन बनाया गया है ना। इसके बाद लिख रहा है क्या, जिसका व्यास 9 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या 9/2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 42 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों बेलन का आयतन पाई 22/7 और इंटू आर का स्क्वायर यानी 9/2 गुना करेंगे 9/2 और गुना एच कितना, तो 42 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए 4 4 की गुणज, क्योंकि 4 से भाग लगने वाली भी राशि चेक करोगे तो 2 ऑप्शन में आ रही है और 4 कट भी रही है। तो 2 से ये 42 कटेगा लेकिन 2 नहीं कटेगा, 2 से 42 कटेगा, 2 से 11 भी कट जाएगा। तो 2 का नहीं चेक करेंगे यानी 11 का चेक कर लेते और 7 का चेक कर लेते, क्योंकि 7 छक 42, 2 से 3 7 का भी हो गया, 2 कट रहा है 2 कट रहा है, मतलब बचा सिर्फ और सिर्फ 11 की विभाज्यता नियम। गुना करने से बचना चाहिए थोड़ा सा आप लोग को। 11 के विभाज्यता नियम यानी देखिए 6 3 9 आपके हिस्से का, 5 4 9 मेरे हिस्से का, 9 बराबर 9 यानी ये संख्या 11 से विभाजित है। यहाँ देखिए 7 2 9 और 6 3 9 ये भी संख्या 11 से विभाज्य है। 8 1 9 11 से विभाज्य है, 8 6 14 ये नहीं विभाज्य है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जैसे एक चीज आप गौर किए होंगे, अगर 2 से काटेंगे तो ये 11 हुआ और 2 से काटेंगे तो ये 21 हुआ। अब 2 से तो बात खत्म हो जाती है, अब 7 तिया कितना हो रही है, तो 21 हो रही है। यानी वो राशि जो होगी 3 के गुणज का भी होना चाहिए। वो राशि किसके गुणज का होना चाहिए, 3 के गुणज का होना चाहिए। 3 के गुणज की ये भी राशि है 8 1 9 और 9 18 3 के गुणज में है और 9 के गुणज में भी है, ठीक है ना। अच्छा 6 2 8 8 3 11 और 7 7 3 10 और 9 के गुणज में भी है और 3 के गुणज में भी है, तो मतलब 3 3 ऑप्शन आ रहा है। तो इससे अच्छा आप गुना कर लो ना, 11 नमा 99 और गुना 9, 11 नमा 99 गुना 9 गुना 3 9 नमा। अच्छा एक चीज मिस्टेक कर रहे हैं क्या, सबका इकाई अलग अलग है, इकाई अंक अलग अलग है ना। इकाई अंक चेक कर लेते हैं, 3 को 9 से लगाएंगे ना, 3 को 9 से लगाएंगे कितना, 9 3 27 के 7 और 7 नमा 63 का 3, 63 का 3 आ रहा, तो मतलब क्या हो रहा है 2673 आंसर हो रहा है ना। 9 नमा 81 के 1 और 9 नमा 81 और 8 89 गुना 3, 3 तो 3 9 27 के साथ हासिल 2 आर्थिक 24 और 2 कितना हो गया 2673, ऑप्शन नंबर क्या है 2 है। चलिए एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 18 है
1,80,000 है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही। 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में क्या अंतर होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पहले निकालते हैं। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकालते हैं। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकालने के लिए 25% की दर से बढ़ रही है और वर्तमान में 1,80,000 है। और 3 वर्ष पूर्व बोला गया है तो वृद्धि होता है तो 25%, 125/100 यानी 5/4। तो वृद्धि वाला 5 है और कमी वाला 4 है। पहले 4 रहा और वृद्धि होकर 5 हो गया। 25% 5/4, वृद्धि होकर 5 हुआ, पहले 4 था। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 वर्ष पूर्व चाहिए तो 4/5, 4/5 और 4 क्या करेंगे 5 करेंगे। ठीक है ना, ये 3 वर्ष पूर्व आ गया। इसके बाद क्वेश्चन क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में क्या अंतर है। साथ में 2 वर्ष का भी कर लेते हैं, साथ में 2 वर्ष का भी कर लेते हैं। 1,80,000 2 वर्ष का यानी 4/5 और गुना 4/5 हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन आ रहा है 1,80,000, 4 चौक 16 पचे 25 यानी 4 चौक 16 पचे 25, 16 और 25 कॉमन हो रहा है। बचा क्या 4/5 और ये टोटल राशि कम कॉमन हो गया तो बच गया 1, यानी ये टोटल वैल्यू क्या बनेगा 5 कम, हाँ तो 4/5, 4/5, 4/5 ना, तो ये तो नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव अगर हम इग्नोर करके चलते हैं तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे 1,80,000 16/25 इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे 1/5 ना। तो आप देखो 1,80,000 को 100 गुना 100 लिख देते हैं, काटने में आसान होगा। 25 चौक 100 और 5 से ये मेरे प्यारे बच्चों बन गया 20 है, 20 बन गया। तो 16 और 18 गुना करते हैं, 18 6 के 108, बच गया कितना मेरे पास 10, 18 कम 18 और 10 28 और गुना 20 चौक कितना 80 हुआ। तो 0 तो 0, 8 8 64 का 4, 40 देखिए यही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, फिर भी आप गुना कर लो। 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 8 64 और 6 70 के 0 हासिल 7, 8 दूना 16 और 7 23, 23 0 कितना आ गया 23 0 40, 23 0 40। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर, आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना, और इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। जो इसे 2 कटों द्वारा 3 भागों में काटा जाता। पहले शंकु का फिगर देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। शंकु का जो फिगर होने जा रही है, ये मेरा शंकु का फिगर, ठीक है ना, जिसमें बोल रहा है क्या, एक ठोस शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर, यानी आधार की जो त्रिज्या होगी वो आपको 24 है सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। ये जो होती है क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, ऊंचाई होती है, और ये ऊंचाई दिया हुआ कितना 21 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसे 2 कटों द्वारा 3 भागों में काटा जाता है जो इसके आधार के समांतर है। इसका जो कट हो रहा है 2 कट हो रही है, जिससे 3 भागों में ये क्या हो रही है बट रही है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, चलिए जो इसके आधार समांतर है, आधार के समांतर कट रही है, कट क्रमशः आधार से 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कट रही है। ये 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, मतलब ये शुरू से 14 सेंटीमीटर, यानी ये बीच वाला भी कितना 7। गौर करने वाली बात था कि ऊंचाई 21 था, तो ये भी 7 हो जाएगा, तीनों 7 बटेगा। थोड़ा सा गौर कीजिए, देखिए कट क्रमशः आधार से 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, कट जो है आधार से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर और आधार से 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, यानी ये 7 तो ये भी 7, तभी तो टोटल 14, तो यानी टोटल 21 है, तो तीनों 7 में बट गया। लंबाई तीनों बराबर बराबर बढ़ गया। शीर्ष भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इस भाग का जो ऊपर वाला भाग है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ये 12 है तो इसको 8 और इसको 4 कर सकते हैं, क्योंकि लंबाई बराबर अनुपात में बटा है। नहीं तो ये 12 8 4। अब हमें
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा तो पाई आर एल, यानी एल का वैल्यू चाहिए। एल होता है तिर्यक ऊंचाई, ये ऊंचाई चाहिए, तो एल बराबर रूट अंडर क्या जानते हैं, एल बराबर होता है तिर्यक ऊंचाई बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच है 7, 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16, 49 16 65, यानी रूट 65 आना है। और रूट 65 नहीं, रूट 65 नहीं, रूट 65 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी है। आप बनाओ पूरा मेथड से, देखो सेम ही आंसर आना है। 22/7 रखोगे, आर का वैल्यू कितना रखोगे, तो शीर्ष भाग का बोला है तो 4 रखना और काटो तो देखो आंसर सेम ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनैना और रीमा एक व्यवसाय में 3:8 के अनुपात निवेश करती है, कुल लाभ 3927 है। 3927 जो मेरे प्यारे बच्चों कुल लाभ है, तो 8 3 11 कुल। सुनैना और रीमा को प्राप्त लाभों में कितना अंतर, दोनों का अंतर पूछा है 5, तो आप 11 से लगाओगे, 11 तिया 33, शेष कितना बचा 6 2 62, 11 पचे 55, 7 11 सते 77 गुना 5, 7 पचे 35 का 5 हासिल 3 पचे 25 और 3 28 हासिल 2 5 15 और 2 17, 1700 कितना आ रही है, तो 1785 आ रही है। ऑप्शन नंबर क्या है, तो 4 है, 1785 आ रही है। यदि समान ब्याज में 2 वर्ष में साधारण ब्याज दिया, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया, तो मूलधन क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों रेट निकालते हैं। रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CI बट्टा SI बराबर 200 प्लस आर और बट्टा में 200, तो CI 66 SI 60 और 200 प्लस आर और भागा 200 करते, 0 0 कैंसिल, 6 से ये 11, 11 दूना 20 यानी 220, तो रेट जो आएगा घट के यानी 20% आएगा। और हमसे मूलधन पूछा, तो मूलधन साधारण ब्याज में SI गुना 100 और रेट गुना टाइम यूज कर सकते हैं। तो SI जो है 2 वर्ष का 60 है, गुना 100 यूज कर लेते हैं, रेट 20% आ गया, टाइम 2 वर्ष है ना, तो 20 तिया 60 है, 3 से ये 50 है, 50 तिया कितना हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 50 तिया 150 हुआ, 50 तिया कितना हो गया, तो 150 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त कर, ये टोटल का टोटल क्वेश्चन RPF SI मेंस सॉरी PT का पूछा हुआ क्वेश्चन, जो 2 दिसंबर के एग्जाम हो रहे थे, और ये सभी शिफ्ट से चुनौता क्वेश्चन है। तो यह देखिएगा 0.013 है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसको हम लिख सकते हैं 13, और डबल संख्या पर रेकरिंग है तो 99, और बिना रेकरिंग वाला संख्या दशमलव के बाद वाला 0 है, तो उसके लिए मतलब सिंपल सी बात है कि दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला संख्या, तो उसके लिए 0 रखाता है नीचे, तो 0 प्लस 32 और रेकरिंग वाला संख्या 99 99, ठीक है ना। अब देखिए 990 है, तो यहाँ 10 गुना करेंगे, यहाँ भी 10 गुना करेंगे, 320 और 13 यानी 333 और भागा 990, तो 3 एकम 3 एकम 3 एकम और 3 तिया 9 3 तिया 9 0, और कटेगा और कट सकता है, लेकिन ऑप्शन यही मैच खा रही है, A नंबर ऑप्शन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेहा और काजोल एक व्यवसाय में 4:9 के अनुपात निवेश करती है, कुल लाभ इतना। आपको पूंजी और लाभ जो संबंधित पार्टनरशिप क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान पूछा गया, लेकिन हर शिफ्ट में क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको 5590 रुपया है, और यदि कुल लाभ है तो कुल यहाँ देखो 5 9 4 13 में बटेगा, और नेहा और काजल को प्राप्त लाभ में कितना अंतर, दोनों का अंतर कितना 5, तो 5 की गुना सभी है, चलिए कोई बात नहीं, 13 चौक 52 करेंगे, शेष 3 9 39, 13 तिया 39 0, तो 0 तो 0, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और एक क्या हो गया 21, 2150, 2100 कितना आ गई, तो 50 आ गई, जो ऑप्शन नंबर क्या है, तो 4। अब देखिएगा यहाँ देखिए 6 6 6 है, तो इसको जोड़ते 3 1 4 4 4 8, 8 बट्टा 6 प्लस 4 बट्टा 12 माइनस 1, क्यों जोड़ दिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सबका हर का वैल्यू 6 था, अब इस सभी का एलसीएम 12 नहीं 24 हो जाएगा ना, 12 हो सकता है, चलिए 6 था तो 12 तो हो ही जाएगा। एलसीएम कितना होना है, 12 होना, जब एलसीएम 12 होगा तो 6 दूना 12 यानी 8 दूना 16, 4 एकम 4 और 12 एकम 12, तो 16 4 20, 20 में 12 गया यानी 8 बट्टा कितना 12, 8 बट्टा 12, ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों सी, ऑप्शन क्या है सी है,
दिया गया है कि 2 पे पावर 0.83 बराबर x है, 2 पे पावर 0.09 बराबर y है, तो x पे पावर z है मेरे प्यारे बच्चों, x पे पावर z है, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे 2 0.83 x का वैल्यू, इसके ऊपर z है तो z गुना हो जाता है बराबर। अब देखिए y है तो y का वैल्यू है 2 0.09 और इसके ऊपर 5 है तो 5 से गुना हो गया। बेस समान तो पावर भी समान, यानी 0.83 z बराबर लिखेंगे 0.45, 9 पच्चीस 45, z बराबर 0.45 भागा 0.83, तो 45/83 हो रहा है। तो दशमलव लगाएंगे 450, 8 पंचे 40, 5 या 15 ना, 5 और 4 के करीब नहीं, देखिए 5 के करीब पुन तो दिया हुआ है ना, 0.54 दिया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? अच्छा, इस दोनों में सबसे बड़ा कौन होगा बताइए पहले। इस दोनों का इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि दोनों का अंश समान है 48। समझने के लिए एक बात समझ सकते हैं कि 1 रुपया को 5 हिस्सा बांटे और 1 रुपया में 4 को हिस्सा बांटे, किसमें ज्यादा मिलने की संभावना है? 1 रुपया में 4 हिस्सा बांट दे तब आपको ज्यादा मिलेगा, या 1 रुपया को 5 हिस्सा में बांट के दे तब ज्यादा मिलेगा? तो सिंपल सी लॉजिक है। आप कहोगे सर नहीं, 1 रुपया को 4 हिस्सा में बांट दी तब हमको ज्यादा मिलेगा है। क्यों? क्योंकि 1 रुपया हम 4 से जब भाग देंगे तो 0.25 आएगा, और इसमें क्या आना है 0.20 आना, ज्यादा इसमें मिलेगा, यानी अंश समान रहने पर हर जिसका कम हो है, तो अंश समान रहने पर हर जिसका कम हो यानी इसका कम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 48 है तो यहाँ 48 नहीं हो सकता, लेकिन 7 के करीब करते हैं तो जाते हैं। अब देखिए 84 सत्य कितना ज्यादा चला जाएगा है, तो ये भी संभव नहीं है। अभी 48 करेंगे तो ये 8 का 48 और ये 72। अब 48 और 72 यानी 72 से भाग देना या 55 से भाग देना, कौन विभाजित सबसे कम होगा? यानी ये आंसर लगाएंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा मान होने जा रही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्या है, ए पे पावर 5, बी पे पावर 5, सी पे पावर 8। देखिए ये घातांक करनी 5 8 क्या बचेगा -3, 5 5 0, 8 में से 1 गया 7। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। ये सब क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व करने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, किसी वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 3/8 में बेचने पर 19% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज आप ध्यान दो, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 में बेचने पर, यानी 3 में बेचेंगे तो उस समय हमें 19% की हानि होगी। जब 3 में बेचेंगे तो 19% की हानि होगी, यानी 81। 3 का वैल्यू 81, तो 1 का वैल्यू आ गया 27। अब आप क्या चाहते हो, यदि वह विक्रय मूल्य का 60% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। 3 में बेचे हानि हुआ, तो इसका मतलब 8 में बेचो उसका 60%, जिससे आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो 8 छः 48 भागा 10 यानी 4.8, तो 4.8, 4.8 लाभ देख लो। 27 अठे 216, 6 बच गया 21, 27 चौक 108 और 21 129, यानी 129.6 आया, तो यानी 29.6% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 100 में 29.6% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, तो 2 है। अगला क्वेश्चन, साक्षी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 84 रुपया की धनराशि का निवेश किया। यदि n वर्षों के बाद 9261 की धनराशि प्राप्त हुई तो n का मान ज्ञात करें। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, उसको लिखेंगे 21/20। अब इस पर टाइम कितना होगा नहीं मालूम, ऊपर में मिश्रधन लिखे तो मिश्रधन है 9261 और ये कितना है 8400। ये 20 का तो क्यू होना चाहिए 8000, या 20 का स्क्वायर 400। तो चलिए क्यू आई स्क्वायर करेंगे, 8000 तो है नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चों 3 से काटते हैं, ये 28, 3 तिया 9, 0, 3 अठे 24, 3 सत्ते
7 से काट देते हैं, 7 चौक 28, 400 आ गया जो कि 20 का स्क्वायर होगा। 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 शेष 2, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 441 बट्टा 400, यानी ये 21 और बट्टा 20 हुआ। 21 बट्टा 20 का क्या है स्क्वायर, 21 बट्टा 20 की पावर क्या है टी, यानी टी का वैल्यू कितना आना है तो 2 आना है। टी का वैल्यू कितना आना है तो 2 आना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे क्या है। 3 साझेदार ने एक व्यवसाय में 6:3:9 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी 7-4-3 महीने के लिए लाभ बराबर था पूंजी गुना समय, तो 6 गुना कितना लेंगे 7, अनुपात 3 गुना कितना ले ले 4, और 2 गुना कितना लेंगे 3, तो 2 2 दूना 4, ओहो 7 क्यों काटे, 2 तिया 6 हो जाता है, 2 तिया 6 हो जाता है। अब 3 से काट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 7, यहाँ 2 और वहाँ 1, यानी 7 2 1 में आया, 7 2 1 का रेशियो आया। ऑप्शन नंबर क्या है तो 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या है। वह एक अंकों की सबसे छोटी संख्या बताई जो 6 अंकों की संख्या में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब नॉर्मली 11 से भाग लगा देते, अपने पता चल जाता, देखो ना 11 पचे 55 शेष बचा 8, 11 अठे 88, बात खत्म। अब 97 में फिर 11 अठे 88 और शेष कितना बचा 11 अठे 88, शेष कितना बचा 9, और 9 0 90। अब 90 में क्या जोड़े कि वो 11 से भाग लग जाए, बताइए 99 99। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद मिश्रधन 2400 रुपया हो जाता है। मिश्रधन 2400 रुपया हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो 20% रेट पर 3 वर्ष के लिए तो 20 या 60, तो 60 जो होगा 20 या 60 वो ब्याज होगा, और उसमें 100 जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। तो यानी 160 का वैल्यू दिया है 2400 जो कि मिश्रधन है, और ये कट रहा कितना मर्तबे में 15 मर्तबे। तो 1 का वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों 15। एक वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज क्या होगा एक वर्ष में, तो रेट है 20, तो 20 से कम 20 यानी 20%। ब्याज जानने के लिए रेट गुना टाइम करते हैं, यही रेट गुना टाइम में 100 जोड़ देंगे तो मिश्रधन प्राप्त होता। तो एक वर्ष का ब्याज पूछा ना, तो एक वर्ष का ब्याज रेट वही बोला, तो 20 से कम 20 यानी 20 से गुना, तो 15 गुना 20 मेरे प्यारे बच्चों क्या आया 300 आ गया। कितना आ गई तो 300 आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिंकू पिंकू रीनू की औसत आयु 36 वर्ष है। तो टिंकू पिंकू रीनू की औसत आयु 36 है, तो योगफल होगा मेरे प्यारे बच्चों 36 तिया 108, जिसमें पिंकू और रीनू की औसत आयु 25, तो 25 दूना 50, तो वो बच गया किसका, तो जिसका बचे किसका टिंकू का, और कितना हो जाएगा 58 वर्ष हो गए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन जो बच्चा वाली बात पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 संख्याओं का औसत 53 है मेरे प्यारे बच्चों। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। हर शिफ्ट में औसत सी क्वेश्चन है और सेम पैटर्न पे है। 7 संख्याओं का औसत 53 और प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है, तो संख्या जानने की जरूरत ही नहीं है। प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि करना है तो आप औसत में वृद्धि कर दो ना, 53 और 4 57। बोल देता प्रत्येक संख्या में 3 की कमी की जाए तो औसत में 3 कमी कर देते। बोल देते प्रत्येक संख्या में 2 से गुना किया जाए तो औसत में 2 से गुना कर देते। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रही होगी सारे बच्चों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करे जो 9, 6, 72 और 76 से विभाजित होती है। 4 गुना हो जाएगा 19, यानी 4 से भाग लगता है, 4 से इसमें भाग नहीं लगता, 4 से इसमें भी नहीं, 4 से इसमें भी नहीं, 4 से इसमें भाग लग रहा है। क्या जरूरत है एलसीएम लेने का, टाइम बर्बाद करने का। विभाजता नियम तुरंत आंसर दे दिया हमें ना, 1976 होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 से लगना चाहिए। 4 की विभाजता नियम अंतिम 2 अंक 59, अंतिम 2 अंक में अगर 4 से भाग लग जाती तो पूरी संख्या में 4 से भाग लगती है। 59 में 4 से नहीं लगेगा, 38 में 4 से नहीं लगता, 27 में 4 से नहीं लगता, किस में लग जाता है 4 से, तो 68 में भाग लग जाता है। यही आपका एलसीएम आंसर होगा, आप निकाल लो एलसीएम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए 8 में 7 गया 1, और यहाँ 1 से गुना भाग करे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए 88/4 का वैल्यू 22 है, और यहाँ तो बन गया कितना 19 से कम 19, 19/1 का वैल्यू 19 ही ना, 19 और 22, 19 और 8 दे देते हैं, 19 और 22 है ना, तो 22 और 8 हो गया कितना 30 और 11 41, और ये कितना 24, तो 24 गुना 41, तो 24 से कम 24 के 4 हासिल 2, 24 96 और 2
98, 984। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका ना, अगला क्वेश्चन किसी समूह में 3 बुनकर 4 दिन में 12 साड़ी बना सकते हैं। 3 बुनकर न 3 बुनकर 4 दिन में 12 साड़ी बना सकते। MDH प्रत्येक बुनकर द्वारा एक दिन में बनाई जा सकने वाली साड़ियों की संख्या कितनी होगी, ये बात हमसे पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों 3 बुनकर है, मैन की संख्या 4 दिन, डे की संख्या, और वर्क हो रही है 12 साड़ी बनाया जा रहा है, तो 12 से भाग। इसके बाद बोल रहा है क्या, प्रत्येक बुनकर यानी एक बुनकर के द्वारा एक दिन में कितनी साड़ी बनाई जा सकती है, तो x साड़ी बनाई जा सकती है। 12 12 कैंसिल, यानी x बराबर कितना, 1 एकम 1, यानी वैल्यू कितना आ गया, तो 1 आ गया। आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन ही खत्म हो गई है, तो उम्मीद कर रहे होंगे सारे क्लास आपको अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चन ही RPF SI का पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।